नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। आज के इस वीडियो में उत्सर्जन तंत्र हम खत्म करेंगे और ये लास्ट लेक्चर साथियों आपका है बायोलॉजी का। कौन सा चैप्टर का है? मैं आपको बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर चल रहा था ना, उसका ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। इसके बाद आपका लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाएगा पूर्ण तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे सभी क्वेश्चनों के, यानी जितने भी हमने जो लाइफ प्रोसेस का जो टॉपिक है, सब टॉपिक का हम साथियों क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि मैं आपको कराते आ रहा हूँ। सेल का हमने आपको कराया, उसका भी पूरा प्रीवियस कराया, टिश्यू कराया, उसका भी कराया, ठीक है ना। इसलिए साथियों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी साइंस बैच जो हम फ्री आपके लिए चला रहे हैं वो आप ज़रूर देखें। थोड़ा सा क्लास के लिए लेट हो जाता है मानता हूँ, लेकिन मैं आपको क्लास ज़रूर देता हूँ, ठीक है ना। लेट सेट भी क्लास ज़रूर देता हूँ। इतना समझिए, आपको जो है एग्जाम से पहले पूरा साइंस A to Z ख़त्म कर देंगे, समझ गए ना। तो इससे पहले देखिए ये आपका क्लास हुआ, यहाँ पर ये वाला क्लास हुआ, पूरा डिटेल हमने पढ़ाया। ये क्लास हुआ, पूरा डिटेल हमने पढ़ाया। इसी तरह से पूरा हमने जो है साइंस को डिटेल पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अभी बायोलॉजी चल रहा है, इसके बाद आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। पहले बायोलॉजी खत्म कर लेते हैं। ये पूरा आप कहाँ देखेंगे? ये पूरा क्लास आप साथियों ये देखिए प्लेलिस्ट आपको दिख रहा है एनसीईआरटी साइंस बैच। अगर आप नहीं खोज पाते हैं ना तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च मारिए एनसीईआरटी साइंस बैच बाय राजकुमार सर, आ जाएगा आसानी से। और आप साइंस के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, जहाँ हम हैं, क्योंकि चैनल का नाम ही है साइंस बाय राजकुमार, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा बात ना करेंगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो आपका टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, समझ गए ना। बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, जल्दी ये आपका खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपका हमने श्वसन तंत्र पढ़ाया, परिसंचरण तंत्र पढ़ाया, वो लंबा था, लेकिन ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, क्योंकि इसमें हमको एक ही चीज़ के बारे में पढ़ना है, सिर्फ किडनी के बारे में। और साथियों किसी के बारे में हमें नहीं पढ़ना, ठीक है ना। किडनी पढ़ लिया समझिए पूरा हमारा 99% खत्म है, समझ गए ना। तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर का नाम क्या हमारा है? टॉपिक का नाम क्या है? उत्सर्जन तंत्र। क्या है? उत्सर्जन तंत्र। तो साथियों समझते हैं उत्सर्जन तंत्र आखिर होता क्या है। देखिए मेरे भाई, ये जो उत्सर्जन आपको वर्ड दिख रहा है, पहले ही बताइए हम आपको क्या को तंत्र बता दिए। तो आप बोलेंगे सर आप हमें पाचन तंत्र बता दिए, फिर श्वसन तंत्र बता दिए, फिर परिवहन तंत्र बता दिए, एगो लास्ट आपका बचा है उत्सर्जन तंत्र। तो सभी में तंत्र लगा था, तंत्र का मतलब क्या हुआ? अरे भाई तंत्र का मतलब क्या हुआ? तंत्र का मतलब हुआ कि उसके अंदर अंग आएंगे, और अंग का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर ऊतक आएंगे, और ऊतक का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर कोशिका आएंगे। कितना बार ये चीज़ें हम बोल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्सर्जन के आगे क्या लगा है? तंत्र। इसका मतलब ये है कि उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक तंत्र है, तो तंत्र के अंदर क्या आएंगे? अंग आएंगे। तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या अंग होंगे। तो वो कौन कौन से अंग हैं उनको भी हम देखेंगे, समझ गए ना। पहले समझ लेते हैं उत्सर्जन वर्ड का मतलब क्या होता है। ये जो उत्सर्जन है, इस वर्ड का मतलब साथियों होता है ये एक प्रकार का प्रोसेस है। उत्सर्जन क्या? एक प्रकार का प्रक्रिया है। क्या चीज़ की प्रक्रिया है? ये आपकी प्रक्रिया है शरीर से अवांछनीय पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया है। ऐसा पदार्थ हमारे शरीर में जो कि हमारे शरीर को नहीं चाहिए, उस चीज़ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में जो अंग हेल्प करते हैं ना, यानी कि शरीर से बेकार पदार्थ को निकालने में बाहर से जो अंग हेल्प करते हैं, उस अंग को कहेंगे उत्सर्जी अंग। क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग कहेंगे, ठीक है ना। और जितने भी उत्सर्जी अंग हैं वो सभी मिलकर कार्य करते हैं, तो वो एक तंत्र बना लेते हैं, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उम्मीद है कि ये बातें जो हमने आपको बोली समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब पढ़ते हैं फिर से यहाँ पर। शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे निकालना क्या है? जरूरी होता है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड देखिए उपापचयी, हालांकि बहुत बार बता चुके हैं, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या होता है साथियों? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों मिलकर बनता है हमारा उपापचयी, यानी कि मेटाबॉलिज्म बनता है। मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्या होता है? शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है, चाहे आप भोजन खा रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं यानी सांस ले रहे हैं, है ना आपका, चाहे आप परिवहन कर रहे हैं यानी परिवहन का कार्य हो रहा है, तो सभी तंत्र जो शरीर में जितने भी तंत्र हैं, क्योंकि आपको पता है कि सभी तंत्र मिलेंगे तो हमारा बॉडी बनेगा। जैसे पाचन तंत्र के सब अंग मिलेंगे, श्वसन तंत्र के सब अंग मिलेंगे,
परिवहन तंत्र के संग सभी अंग मिलेंगे और आपका उत्सर्जन तंत्र के सभी अंग मिलेंगे। तो जितने भी तंत्र हैं सभी तंत्र के अगर अंग मिलेंगे, यानी कि सभी तंत्र अगर आपस में मिलेंगे तो क्या बॉडी बनेगा, पूरा मानव का शरीर ढांचा बनेगा। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, सभी तंत्र क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। तो सभी तंत्र जो मिलकर कार्य करते हैं ना, इन्हीं सभी क्या कहते हैं, उपापचयी क्रिया हो रही है। क्या कर रहे हैं, अगर यकृत है तो वो क्या करता है, आपका किस में मदद करता है, वो आपका पाचन तंत्र में मदद करता है, पित्त रस निकालता है तो वो भी एक कार्य कर रहा है। आपका फेफड़ा है तो वो क्या कर रहा है, वो आपका साथियों क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है, ऑक्सीजन को खींच रहा है, तो वो भी कार्य कर रहा है। तो जितना भी कार्य अंग, सभी का जो अंग है, सभी अंग जो मिलकर कार्य कर रहे हैं ना, इस कार्य को बोलेंगे कि उपापचयी कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है, उपापचयी कार्य हो रहा है। तो समझ गए ना। तो उपापचयी कार्य के दौरान साथियों क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि अवांछनीय होते हैं। क्या होते हैं, अवांछनीय, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, हमें नहीं चाहिए वो पदार्थ, और उसको निकालना शरीर से जरूरी है, जिसे क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहेंगे, सॉरी उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। समझ गए ना बात को, बस यही चीज़ था। अब देखते हैं कि इसके अंग कौन कौन से हैं। समझ गए ना, इसके अंग कौन कौन से हैं। पहला आपका वृक्क, मेजर अंग, ये क्या है, मुख्य अंग है। अगर बोल दे उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग क्या है, बस यही वृक्क है। इसी को किडनी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं किडनी, और हिंदी में वृक्क कहते हैं। और एक बात और, गुर्दा भी इसी को कहते हैं, क्योंकि बहुत बार जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे ना, तो उसमें गुर्दे का उपयोग बहुत आपको देखने को मिलेगा। तो किडनी को ही गुर्दा कहते हैं और किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन से हैं, त्वचा आपका है, फेफड़ा है, यकृत है, बड़ी आंत है। ये सारे आपके किस में आते हैं, उत्सर्जन तंत्र में आते हैं, यानी ये सारे आपके उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं। समझ गए ना, ये सभी मिलकर उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करते, सभी कुछ ना कुछ करता होगा, लेकिन मेजर जो पार्ट है, यानी मेजर जो कार्य करेगा, मुख्य कार्य वो करता है वृक्क, यानी किडनी करता है। इस बात को ध्यान पूछ ले, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य काम क्या है, तो आपका मुख्य अंग क्या है, तो आपका किडनी वृक्क है। समझ गए ना। किडनी सर क्या करता है, ये करता है आपका खून को छानता है। क्या करता है, खून को छानता है। अब खून का छानने का मतलब क्या हो, आगे हम उसको देखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। त्वचा क्या करेगा, त्वचा भी आपका उत्सर्जी पदार्थ यानी बेकार पदार्थ को बाहर निकालता है। जैसे पसीना बाहर निकालता है ना, पसीना तो हमको नहीं चाहिए, पसीना चाहिए क्या, आप चाहते हैं ना पसीना दिन भर हमारा शरीर में रहे, बाहर ना निकले, आप चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे ना पसीना भले शरीर से बाहर निकाल रहा है, तो पसीना बाहर निकाल रहा है तो त्वचा के माध्यम से ही बाहर निकाल रहा है ना। तो त्वचा तो हमारे लिए बेकार, पसीना तो हमारे लिए बेकार पदार्थ हो गया, तो उसको बाहर कौन निकाल रहा है, त्वचा निकाल रहा है। तो त्वचा एक अंग हो गया, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल रहा है। तो त्वचा भी उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत एक अंग है। फेफड़ा की बात करें, फेफड़ा देखिए यहाँ पर कॉमन पार्ट हो गया। फेफड़ा तो श्वसन तंत्र का पार्ट है सर, फेफड़ा तो ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचता है, लेकिन ये उत्सर्जन तंत्र में कैसे काम करता है। तो मेरे भाई, जैसे आप कोई भी चीज़, जैसे कि मान चलिए CO2 को ही देख लिया, CO2 क्या उत्सर्जी पदार्थ है, CO2 को तो बाहर फेफड़ा ही करेगा ना। छोड़िए CO2 छोड़िए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बढ़िया एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी CO2 भी उत्सर्जी पदार्थ है, उसको ये बाहर कर रहा है। और भी मैं आपको समझाता हूँ, बलगम समझते हैं आप, इसे थूक फेंकते हैं, बलगम समझते हैं ना, बिल्कुल समझ गए होंगे, गाँव देहात से जो समझ गए होंगे, शहर वाले भी समझ ही गए होंगे। बलगम को जो फेंकते हैं, क्या करते हैं, बाहर जब फेंकते हैं फेफड़ा द्वारा ही प्रेशर लगाते हैं। तो बलगम भी उत्सर्जी पदार्थ ही है, हमारे शरीर को नहीं चाहिए, आप उसे बाहर निकालते हैं थूक के माध्यम से। तो इसमें कौन मदद करता है, फेफड़ा ही तो मदद करता है ना। इसीलिए बोल रहे हैं फेफड़ा हमारा ये आपका उत्सर्जी पदार्थ को भी बाहर निकालता है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत भी ये कार्य करता है। यकृत की बात करें, लीवर आपका देखिए पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मदद कर रहा है, पित्त रस निकाल के कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ये आपका क्या करता है, उत्सर्जन तंत्र में भी काम करता है। कैसे, ये साथ में आपका यूरिया को निर्माण करता है, यानी कि अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को क्या करता है, ये यूरिया में बदलता है। फिर यूरिया ब्लड, यानी अमोनिया को यूरिया में बदलकर ब्लड के पास भेजता है, और ब्लड क्या करता है, ब्लड चला जाता है किडनी के पास, और किडनी ब्लड में से यूरिया को निकाल के पेशाब के माध्यम से बाहर कर देता है। ये भी आएगा, अभी आएगा, किडनी जब पढ़ेंगे तो उसमें सब बताएंगे, ठीक है ना। अब तो सिर्फ ये समझा रहे हैं कि कैसे कैसे ये कार्य कर रहा है। बड़ी आंत कैसे कार्य कर रहा है सर, बड़ी आंत भी ये तो आपने पाचन तंत्र में पढ़ाया था। बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, अमाशय, ग्रासनली, मुंह, ये सब पाचन तंत्र में पढ़ाया था। तो ये उत्सर्जन तंत्र में कैसे कार्य कर रहा है, तो अगर आपको याद है मैंने जो आपको क्लास कराया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, बोले थे कि भोजन का संपूर्ण पाचन जो है ना, जो भी आप खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण जो भी खा रहे हैं, सभी का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है।
और जो भोजन नहीं पच पाता है, जो भोजन नहीं पच पाता है वो उसका स्टोर कहाँ होता है, बड़ी आंत के द्वारा रेक्टम में भेजा जाता है। यानी कि अपच जो भोजन होता है, जो भोजन नहीं पच पाता है वो कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत उसको बाहर करता है रेक्टम के माध्यम से। समझ गए ना। तो ये भी तो, अब भोजन नहीं पचा आप में तो वो क्या, वो आपके लिए उत्सर्जी पदार्थ हो गया, बेकार पदार्थ हो गया। जो भोजन आपके लिए नहीं पचा है वो क्या हो गया, बेकारी पदार्थ आपके लिए हो गया। तो बड़ी आंत उसको क्लियर करता है ना, इसीलिए बड़ी आंत भी आपका क्या है, उत्सर्जन तंत्र में मदद करता है। तो ये आपका जो है उत्सर्जन तंत्र के अंग होगा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं उत्सर्जन के प्रकार। उत्सर्जन का प्रकार क्या है, उत्सर्जन का प्रकार आपका, जैसे साथियों, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर उत्सर्जन 4 प्रकार के होते हैं। पहला अमीनो अम्ल उत्सर्जन, यानी कि हम ऐसे जीव की बात करेंगे जो अपने उत्सर्जी पदार्थ को अमीनो अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि सीप हो गया, घोंगा हो गया, इकाइनोडर्मिटा, ये सब जो जीव होते हैं ये अपना जो यूरिन बाहर निकालते हैं, यानी पेशाब करते हैं, ये सब किस रूप में, अमीनो अम्ल के रूप में। किस रूप में, अमीनो अम्ल के रूप में। ठीक है ना। और अमोनिया उत्सर्जन जो करते हैं, दूसरा कौन सा हो गया, अमोनिया उत्सर्जन। अच्छा, इससे प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्न इससे ऐसे आएंगे कि सीप, घोंगा, इकाइनोडर्मिटा अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में बाहर निकालते हैं, तो अमीनो अम्ल के रूप में। इस प्रकार से प्रोसेस में आएंगे। समझ गए ना। फिर वही बात है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि बोल देगा कि मछली है, उभयचर है, जलीय जंतु है, ये लोग अपना उत्सर्जी पदार्थ यानी बेकार पदार्थ किस रूप में बाहर करते हैं, तो ये लोग करते हैं अमोनिया के रूप में। किस रूप में करते हैं, अमोनिया रूप में। वही हम लिखे हैं, अमोनिया उत्सर्जन के प्रकार में क्या होगा कि इसमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होंगे, नाम से ही पता चलता है। यूरिया उत्सर्जन की बात करें तो सिंपल सी बात है, यानी कि जो जीव जो है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया को बाहर करेगा उसे क्या कहेंगे, यूरिया उत्सर्जन के प्रकार हो गया। जैसे हम लोग होंगे, मेढक हो गए, हम लोग तो स्तनधारी है ना, स्तनधारी बोले तो हम लोग, समझ गए ना, जीव जंतु। तो साथियों हम लोग जो है अपना जो निकालते हैं ना बाहर, मतलब जो उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालते, जैसे पेशाब बाहर निकालते हैं, तो यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। तो आपका इसीलिए बोलते हैं स्तनधारी जो होते हैं वो यूरिया के रूप में बेकार पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। समझ गए ना। अब एक और आता है यूरिक अम्ल वाला। बस एग्जाम्पल इसमें आपको पूछेगा कि जैसे कि स्तनधारी में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो यूरिया होता है। यूरिक अम्ल की बात करें, यूरिक अम्ल की, तो इसमें आपका देखिए, इसमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल है। एग्जाम्पल कौन है, पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया। सरीसृप समझते हैं ना, सरीसृप क्या होता है, जो रेंग कर चलने वाले जंतु होते हैं उसे सरीसृप कहते हैं। हालांकि ये सब अब नहीं पूछा जाएगा, ये सब आपका अब नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए इसको मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है ना। कीट की बात करें, ये आपका ऑर्थोपोडा में आता है कीट सब, है ना। ऑर्थोपोडा सब आपको पढ़ना ही नहीं है। कीट जो साथियों आपका है, कीट आपका ये भी अपना क्या है, उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में बाहर करता है। बस आपको इतना ध्यान रखना, ज़्यादा इसके बारे में कुछ ध्यान नहीं रखना। मेन हमारा क्या है, किडनी। बस हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 100 है, और कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें। समझ गए ना, बहुत छोटा है। जैसे हमने वो सब देखा था लास्ट वाला चैप्टर, वो सब थोड़ा बड़ा था, लेकिन ये काफ़ी छोटा है। ठीक है ना। अब मानव में उत्सर्जन, यानी कि हम लोग में उत्सर्जन कैसे होता है, फिर उसके बाद जो है पौधों में भी देखेंगे उसमें कैसे होता है, फिर चैप्टर फिनिश। यानी समझिएगा आपका, अच्छा देखते हैं कितना लगता है, अभी तो नहीं कह सकते। मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग द्वारा संपन्न होता है। यानी कि हम लोग में जो उत्सर्जन जो संपन्न होगा ना, वो कैसे होगा, किसकी हेल्प से, वो होगा किडनी की हेल्प से। किसकी हेल्प से, किडनी की हेल्प से। एक जोड़ा किडनी समझते हैं, अरे जोड़ा मतलब 2, तो एक जोड़ा बोले तो 2 किडनी, यानी हम लोग में 2 किडनी होता है, अभी दिखाएंगे। और क्या होता है, एक जोड़ा किडनी हो गया, और एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, यानी कि एक जोड़ा मूत्रवाहिनी भी कार्य करेगा, और एक मूत्राशय और तथा एक मूत्रमार्ग, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, हमारे जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको बाहर करते हैं। समझ गए ना बात को, यानी कि पेशाब की बात ये कर रहा है। समझ गए ना। तो अब देखते हैं साथियों वृक्क का पूरा कार्य, उसके बाद जो है उसके अंदर जो नेफ्रॉन पाया जाता है उसको देखते हैं, फिर आपका और कुछ है ही नहीं इसमें, खत्म है समझ गए ना। तो ये देख सकते हैं आपका, ये हमारा क्या यहाँ पर वृक्क यानी किडनी को दिखाया गया। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का चित्र है, तो उसी को मैंने यहाँ पर ले लिया, अलग से मैंने कोई चित्र नहीं लगाया है। ठीक है ना। देखिए ये आपका, मैंने क्या बोला कि मानव में उत्सर्जन एक जोड़ा किडनी का मतलब क्या हो, 2। तो देखिए 2 आपको किडनी यहाँ पर दिख रहा होगा, एक किडनी ये हो गया, एक किडनी ये हो गया, 2 किडनी दिख गया। और ये किडनी साथियों आपको सेम के बीज के जैसा दिख रहा होगा। सेम का सब्जी खाए ना, बिल्कुल खाए होंगे, सेम के बीज के जैसा दिख रहा है।
कैसा दिख रहा है, सेम के बीज के जैसा आपका ये जो है दिख रहा है। कौन, किडनी, हमारा किडनी कैसा दिखता है, सेम के बीज के, देखिए नहीं सेम के बीज जैसा राजमा जैसा टाइप का नहीं दिख रहा था, वैसा ही आपका दिख रहा है, ठीक है ना, कौन आपका सेम का बीज, ठीक है ना। तो और मैं बता देता हूँ, और देखिए क्या बोले थे, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, क्या बोले थे, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी। तो देखिए एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, तो मूत्रवाहिनी पता है कौन सा, देखिए ये जो आपको दो नीचे लटक रहा है, एक ये वाला हो गया कलर, दूसरा कलर देता है ना, कलर हम ये करते हैं, ये जो आपको लटक रहा है ऐसे एक जोड़ा ये, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों किडनी से ये आपका मूत्रवाहिनी जुड़ा रहता है, ठीक ना। मूत्रवाहिनी का मतलब क्या होता है, ये किडनी साथियों आपका, इसमें क्या होता है, जो आपका ब्लड आ रहा है इसमें जो आपका साथियों जो ब्लड आ रहा है, उस ब्लड में से, क्योंकि ब्लड में तो यूरिया मिल गया है, यूरिया कौन बनाया था, अरे यकृत यूरिया बनाया था ना, अमोनिया से मिलकर, बोले थे कि नहीं बोले थे, यकृत क्या किया था, अमोनिया को यूरिया में बदल दिया था। अब यूरिया हमारे शरीर के लिए बेकार पदार्थ है, बेकार है कि नहीं, वो तो पौधे को चाहिए भाई, यूरिया पोषक तत्व पौधा लेता है, उसमें से नाइट्रोजन मिलेगा, हम लोग को थोड़ा ना यूरिया चाहिए, हम लोग को तो हानिकारक है, जहरीला पदार्थ है यूरिया। तो अब उसको क्या करना, बाहर निकालना, क्योंकि जो भी खराब पदार्थ बनेगा वो ब्लड में पूरा घुस जाएगा, क्योंकि ब्लड दौड़ते रहता है पूरे शरीर में रक्तवाहिनियों के माध्यम से। तो अब उस यूरिया को क्या किया गया, रक्त के माध्यम से किडनी को भेज दिया गया, इसको भेज दिया गया किडनी को। अब किडनी के पास जो साथियों, ये जो किडनी आपका, इसके पास से रक्त आ गया, अब उस रक्त में क्या यूरिया है, रक्त किसको लेकर आया, यूरिया लेकर आया। तो साथियों अब उस यूरिया को क्या करना, बाहर निकाल रहा है। तो किडनी क्या करता है, रक्त में से यूरिया को निकाल लेता है, यानी कि रक्त में से यूरिया को छान कर, पानी रहबे करता है, ब्लड के पास पानी भी रहता है ना, तो जो साथियों किडनी के ब्लड के पास जो पानी है, किडनी की कोशिकाओं के पास जो पानी है, वो यूरिया निकाल कर ब्लड में से यूरिया और पानी मिलाकर पेशाब बना देता है। यूरिया और पानी मिलाकर क्या करता है, पेशाब बनाता है, और पेशाब बना के जो मूत्रवाहिनी देख रहे हैं, मूत्रवाहिनी ये भी किडनी है, दोनों किडनी कार्य करेगा। तो पेशाब बना के इस मूत्रवाहिनी के माध्यम से वो पेशाब नीचे गिरा देगा, इसमें जमा कर देगा, और इसको बोलते हैं मूत्राशय ब्लैडर बोलते हैं। और फिर जो ये आपको दिख रहा है, इसके माध्यम से आपका मूत्र मार्ग, इसको शिश्न बोलते हैं, इसके माध्यम से पेशाब करते हैं तो बाहर निकल जाता है, सिंपल है वो, ठीक है ना। तो इतना सिंपल नहीं है, हम जो बोल दिए इसके अंदर आखिर प्रोसेस क्या क्या होता है, जिससे प्रश्न हमारा आता है उसको देखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको किडनी के बारे में जानकारी दिया कि किडनी कैसा दिखता है ना, बाकी इसका वजन वगैरह सब नहीं पूछा जाएगा, सब कोई जरूर नहीं याद करने का कि 140 ग्राम होता है, 120 ग्राम होता है किडनी का वजन, ये सब कोई जरूर नहीं याद करने का, ठीक है ना, सब जरूर आपको याद करने का नहीं है, ठीक है ना, फालतू का। तो अब ध्यान का रखना, जो प्रश्न आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूछेगा किडनी की संख्या कितनी है, तो 2 है, ठीक है ना, एक देखता है बाईं तरफ, एक आपका दाएं तरफ दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप साथियों इसमें पूछेगा किडनी दिखता कैसा है, तो सेम के बीज के जैसा, क्योंकि मैंने आपको दिखाई दिया, समझ गए ना। किडनी का कार्य क्या है, कार्य असर इसका खून में से बेकार पदार्थ को छानना, खून में से अगर पूछेगा किडनी का क्या कार्य है, तो खून में से बेकार पदार्थ को छानना, बेसिकली यूरिया को छानना, और यूरिया कौन बनाता है, यकृत बनाता है। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब हम समझते हैं साथियों, ये जो हमने बोल दिया ना कि खून में से यूरिया को छान देता है किडनी, तो ये इतना आसान नहीं है, बोल भले दिया हम। किडनी के अंदर साथियों क्या होती है, एक छोटे जैसी संरचना होती है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। इस नेफ्रॉन का मैं आपको अलग से भी चित्र दिखाऊंगा, पहले हमको बोलने दीजिए, और इस पॉइंट को अभी आप लिख लीजिए, क्योंकि हमने इसको PDF नोट्स में नहीं लिखा है, हमको टाइम ही नहीं मिला लिखने का, तो इसलिए मैं नहीं लिख पाया, समझ रहे ना साथियों। अगर मैं आपको बता दूं, अभी ये क्लास साथियों में देखते हैं, अब टाइम भी दिख रहा होगा, 12:12 हो रहा है, रात हो रहा है, तो उस समय मैं साथियों आपका ये कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं था, और भी कार्य करने होते थोड़े से, समझ सकते हैं आप, ठीक है ना, ड्यूटी करके उतना टाइम मिल नहीं पाता है, फिर भी मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करता हूँ क्लास नहीं छोड़ने का, समझ गए ना। तो खैर, तो जो बोल रहा हूँ मैं उसको लिखिए। मैं आपको क्या बोला, किडनी की संख्या 2 होती है, और किडनी में क्या होते हैं, लगभग मिलियनों नेफ्रॉन होता है। अभी दिखाऊंगा चित्र उसका, चिंता मत कीजिए, अभी सुन तो लीजिए पहले। ये जो किडनी आपका दिख रहा है साथियों, इसमें क्या होते हैं, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितना नेफ्रॉन होता है, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। बताइए, ये इतना छोटा सा किडनी है और इसमें 10 लाख लगभग आपका नेफ्रॉन होता है। वही नेफ्रॉन साथियों खून में से यूरिया को, यानी कि बेकार पदार्थ को छानता है, और छान के पानी के साथ मिलाकर यूरिया को पेशाब के माध्यम से यूरिया को बाहर निकाल देता है। हमने पहले क्या बोला, किडनी का मुख्य कार्य क्या है, किडनी का मुख्य कार्य है खून को छानना। देखिए यहाँ पर कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। खून का शुद्धिकरण, प्रश्न से आता है कि खून को शुद्ध कौन करता है, यानी रक्त को शुद्ध कौन करता है। देखिए, रक्त को शुद्ध करने वाला बात और रक्त को छानने वाला बात, दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान रखना।
रक्त को छानना और रक्त को शुद्ध करना, दोनों में अंतर है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि न एक ही टाइप का है, रक्त को शुद्ध करना और रक्त को छानना एक ही बात नहीं। रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध करता है फेफड़ा। मैंने आपको जो परिवहन तंत्र था, परिसंचरण तंत्र, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि अगर रक्त में हमारा CO2 है तो वो अशुद्ध रक्त है, और शुद्ध करने के लिए उसमें ऑक्सीजन मिलाना पड़ता है। यानी कि शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन है उसमें, और अशुद्ध रक्त मतलब CO2 है। तो शुद्ध कौन करता है रक्त को? फेफड़ा करता है। फेफड़ा क्या करता है? CO2 निकाल कर उसमें O2 डाल देता है, शुद्ध हो जाता है। और यहाँ पर किडनी क्या कर रहा है साथियों? ये रक्त को छान रहा है, शुद्ध नहीं कर रहा है, छान रहा है। मतलब कहने का ये है कि उनमें से जो यूरिया चला गया ना, जो यकृत यूरिया बना दिया है, यकृत जो यूरिया बना, आखिर ये सब क्यों बनता है? एक्चुअली साथियों क्या होता है कि हम लोग जब हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, तो उससे उसके विखंडन से साथियों क्या होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं, यानी यूरिया अमोनिया वगैरह सब बनने लगते हैं। समझ गया ना इस बात को? बोलेगा कि आखिर हमारे शरीर में यकृत क्यों बनाता है यूरिया, अमीनो एसिड यूरिया क्यों बनाता है? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे शरीर में जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे, जितना ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण होगा, उनके विखंडन से क्या होता है, नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं। और नाइट्रोजन के यौगिक मतलब क्या? अमोनिया, यूरिया, ये सब क्या है? नाइट्रोजन के यौगिक हैं। समझ गए कि नहीं बात को? उम्मीद है समझ गए होंगे। तो खून को अगर शुद्ध करने का बात आए तो फेफड़ा, और खून को छानने वाला बात आए तो किडनी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि फिल्ट्रेशन का कार्य साथियों किडनी करता है, और प्यूरिफिकेशन का कार्य आपका कौन करता है? लंग्स करता है। समझ गए ना? चलिए ये चीज़ें समझ गए होंगे, लिख भी लिए होंगे इस पॉइंट को, ठीक है ना? तो अब मैं क्या बोल रहा था कि किडनी क्या करता है? खून को छानता है। बेसिकली किडनी नहीं छानता है, किडनी के साथियों अंदर जो भाग होता है ना, वो छानता है। किडनी के अंदर जो भाग होता है वो साथियों छानता है आपका, ठीक ना? जैसे आपने देखा होगा कि जो RO वाटर देखे हैं ना, RO वाटर देखे होंगे, जो मशीन लगा रहता है उसमें एक पाइप रहता है पानी आने वाला, जो जिनको शुद्ध करना, और एक पानी रहता है पाइप जाने वाला। और उसके अंदर साथियों जो है बहुत सारे ऐसे छानने वाले पदार्थ रहते हैं जो पानी, गंदे पानी को छान कर शुद्ध करते हैं। आपको लग रखने RO वाटर लगा है, एक पाइप से पानी आ रहा है, दूसरे पाइप से बेकार पानी निकल रहा है, ऐसा नहीं। उसके अंदर साथियों बहुत सारे छोटे छोटे इकाइयाँ, मशीनें लगाई जाती है, यानी आप फिल्ट्रेशन वाली चीज़ें लगाई जाती है जो कि पानी को शुद्ध करते हैं। तो उसी प्रकार साथियों यहाँ है, हम तो बोल दिए सिंपल कि किडनी रक्त को छानता है। किडनी क्या करता है? रक्त में से यूरिया को छानकर उसको पेशाब के माध्यम से बाहर कर देता है। लेकिन बेसिकली किडनी के अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है ना, उसको समझना जरूरी है। वो मैकेनिज्म कैसे कार्य कर रहा है, वो कौन कार्य कर रहा है? वो आपका नेफ्रॉन, यानी कि किडनी के अंदर हो रहा है, वो चीज़ें समझना है आपको। नेफ्रॉन बेसिकली यहाँ पर साथियों खून को छानने का कार्य कर रहा है, यूरिया को खून से निकाल रहा है। किडनी नहीं, किडनी तो निकाल ही रहा है, और किडनी के अंदर कौन है? नेफ्रॉन है। समझ गए ना बात को? चलिए अब समझ गए होंगे। अच्छा, और भी कुछ बात देख लेते हैं किडनी के बारे में। साथियों मैं बता दूं कि किडनी का जो साथियों जो आपका ये आपका बाहर वाला जो पार्ट दिख रहा है, जैसे ये आपका किडनी है, ये आपकी किडनी, मैं यहाँ पर ये इसको अलग से यहाँ पर बनाता हूँ। ये आपके साथियों क्या है? किडनी है, ठीक है ना? किडनी है। किडनी का जो बाहर वाला पार्ट है ना साथियों, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, लिख लो इसको। किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं, ठीक है ना? कॉर्टेक्स बाहर वाला भाग, और आगे वाला पार्ट मेडुला कहते हैं। समझ गए ना बात को? उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? और कुछ पॉइंट लिखो, और कुछ पॉइंट लिखिए साथियों। किडनी में जो रक्त आपका आता है, किडनी में जो रक्त आपका आता है ना, वो किससे आता है? वो आपका रेनल धमनी से आता है। किससे आता है? रेनल धमनी से आता है। ये आपको यहाँ पर एक पाइप दिख रहा होगा, रेनल धमनी। ये आपको पाइप यहाँ पर दिख रहा होगा, रेनल धमनी। यानी कि जो भी ब्लड में से यूरिया को निकालना है हमें, वो वाला ब्लड किस में आएगा? वो आएगा आपका रेनल धमनी से किडनी में एंटर करेगा। आपको मार्क करके मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके साथियों रेनल धमनी है। रेनल धमनी के माध्यम से साथियों आपका ब्लड जो है, जो ब्लड में से यूरिया को निकालना है, वो ब्लड आपका अंदर जाता है। और फिर एक पाइप यहाँ आपको दिख रहा है, ये देखिए, फिर आपको एक पाइप, पहला पाइप तो आपका ये हो गया, और दूसरा पाइप फिर यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो अब एक पाइप से घुसा, उसमें से यूरिया था ब्लड में से, यूरिया को अब निकाल के, यूरिया को निकाल दिया, यूरिया को निकाल के किस में भेज दिया? ये जो आपका मूत्र वाहिनी में, इसमें भेज दिया। यूरिया को निकाल के इसमें भेज दिया, और जो ब्लड छना, जो ब्लड छन गया हमारा, उस ब्लड को वापस साथियों इस वाले पाइप से आगे भेज दिया जाता है रक्त वाहिनियों में। समझ गए कि बात हो? ये प्रकार का प्रोसेस होता है। तो ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं साथियों, कहाँ चलते हैं पता है? अच्छा, वो चीज़ तो मैंने आपको नहीं बोला, एक चीज़ तो नहीं बोला, ब्लड आया किससे? रेनल धमनी से। ब्लड आया किससे? रेनल धमनी से। और ब्लड में से यूरिया निकालने के बाद जो ब्लड छन गया, वो गया किससे? दूसरे वाले पाइप से, जिसका नाम रेनल सीरा था।
इसका नाम क्या था, रेनल सिरा था। नहीं तो आप बोलोगे सर बताया नहीं है किससे गया, आया रेनल धमनी से और गया किससे, रेनल सिरा से गया। समझ गए कि नहीं बात को, मुझे तो समझ गए। बाकी साथियों मैं हमेशा आपको बात बोलता हूँ, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको 100% क्लियर नहीं होगा। थ्योरी से आपका जो है 90% क्लियर आपका थ्योरी से, लेकिन 90% थ्योरी से क्लियर होगा और आपका 10% जो है आपका प्रैक्टिस करने से कंप्लीट होगा। अगर आप प्रैक्टिस बहुत दिन बाद करते हैं, जैसे मान लीजिए थ्योरी अभी पढ़े, प्रैक्टिस हम कम से कम 1 महीना बाद करेंगे तो थ्योरी भी आपका माइंड से गायब हो जाएगा। समझ नहीं बात को, तो थ्योरी करेंगे तो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको ट्रेड चलेगा, आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है ना। बस आपसे जुड़े रहिए खाली हम लोग से, ठीक है ना। और बाकी आप लोग जो है इस एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, पूरा मेरा थ्योरी देखने के बाद आपको सब वही चीज़ इसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। अब साथियों हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन के बारे में। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर, ये जो चीज़ें साथियों आपका है, इसको नेफ्रॉन करते, इसी का बात हम कर रहे थे। यही आपका साथियों 10 लाख के लगभग आपका मिलियन में होता है किडनी में। इस किडनी के अंदर देख सकते हैं, इस किडनी में अंदर जो आपका है कितना होता है, 10 लाख होता है आपका, इतना बड़ा चीज़। अब बोलेंगे सर ये किडनी कितना छोटा है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर बनाया गया, तो मेरे भाई ये जूम कर यहाँ पर बनाया गया, ठीक है ना। इस चित्र में आपको साफ नहीं दिखा होगा तो मैंने इसके लिए अलग से चित्र लिया, ठीक है ना। इसको यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा गया इसको एक बार क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है ना। मैं आपको पूरा करा देता हूँ, आप इसको एक बार पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना, पढ़ के। तो चलिए आप पहले नेफ्रॉन समझते हैं, क्योंकि पूरा चीज़ यही है। किडनी तो समझ लिए, क्योंकि किडनी में कार्य नहीं कर रहा, किडनी के अंदर जो अंग है नेफ्रॉन ये कार्य कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा तो देख लेते हैं उसको अब हम, बस इसी को समझना है। इसी से आपका उत्सर्जन तंत्र से जो भी प्रश्न आता है इसी नेफ्रॉन से साथियों आता है, गिना चुना। जब प्रीवियस ईयर कराएंगे तो एकदम आपको मजा आ जाएगा। इस चित्र को समझ लीजिए, बस पूरा बेरा आपका पारा उत्सर्जन तंत्र बिल्कुल खत्म है। समझ गए ना। चलिए समझते हैं। ये जो आपको पूरी आकृति दिख रही है, इस पूरी आकृति का नाम क्या है, इस पूरी आकृति का नाम आपको यह ध्यान रखना है, ये नेफ्रॉन की बात करें। किसकी बात करें, NEPH नेफ्रॉन। साथियों इसको हिंदी में वृक्काणु कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं। इस पॉइंट को लिख लिया करो, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हम जो बोले कि किडनी का मुख्य कार्य है खून को फिल्टर करना, खून में से यूरिया को निकालना। तो बेसिकली किडनी तो कर ही रही है, लेकिन किडनी के अंदर जो आपका छोटे छोटे उसकी इकाइयाँ हैं, यूनिट है ना, वो कर रही है, जो कि नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को हिंदी में क्या बोलेंगे, वृक्काणु बोलेंगे। तो यानी कि नेफ्रॉन ही आपका खून में से यूरिया को छान रहा है और जो भी बेकार पदार्थ है क्रिएटिनिन वगैरह वो सबको भी छान रहा है। कौन, आपका नेफ्रॉन। तो समझते हैं नेफ्रॉन कैसे कार्य यहाँ पर कर रहा है, समझ गए ना, और पेशाब का निर्माण कैसे हो रहा है। देखिए साथियों नेफ्रॉन की ये पूरी संरचना है, पूरा जूम करके जब देखा गया तो नेफ्रॉन ऐसा दिखता है। सबसे पहले यहाँ पर साथियों हम आते हैं कि आपको देखिए यह नेफ्रॉन का पूरा संरचना, ये जो आपको कटोरा जैसा दिख रहा है, ये कटोरा जैसा दिख रहा है, कटोरा जैसा, ये अरे कटोरा जैसा दिख रहा है, इस कटोरे वाले को हम बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। लिखते जाओ बोमेन संपुट। अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप जैसे लिख ही लो बेहतर रहेगा ना, इस पॉइंट को लिख लो। जो ऐसे लिखो, नेफ्रॉन के अंदर जो नेफ्रॉन के जो ऊपर सबसे ऊपर रहता है बाहरला पार्ट, कटोरे जैसा गोल जैसा, उसको हम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, संपुट को ही बेसिकली इंग्लिश में कैप्सूल कहा जा रहा है, समझ गए ना। अब इस बोमेन संपुट को साथियों जो है, बोमेन संपुट के देखिए थोड़ा सा ऊपर देखिए, इसके अंदर बोल सकते हैं, बोमेन संपुट के अंदर यहाँ पर गुच्छे जैसा संरचना आपको दिख रहा है। ये देखिए गुच्छे जैसा संरचना दिख रहा है, अरे ये गुच्छे जैसा संरचना दिख रहा है। इस गुच्छे जैसे संरचना को कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहते हैं। बात क्लियर हुआ। डायरेक्ट प्रश्न आता है इससे, बोलेगा नेफ्रॉन का जो ऊपरी हिस्सा होता है जो कि एक कटोरा जैसा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर गुच्छे जैसी संरचना होती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। समझ गए ना। तो ये पार्ट आप समझ गए। साथियों मैंने तो आपको क्या बोला था कि जिस ब्लड को फिल्टर होना है, जिस ब्लड में से आपको यूरिया को निकालना है, वो किडनी में कहाँ से आता है, रेनल धमनी से आता है। कहाँ से आता है, रेनल धमनी से आता है। तो साथियों रेनल धमनी से आएगा किडनी के अंदर। अब किडनी के अंदर नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन में जाएगा। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपको किडनी का एक पार्ट दिख रहा होगा, सॉरी नेफ्रॉन का एक पार्ट दिख रहा होगा, मोटा पाइप। ये पाइप दिख रहा है आपको मोटा जैसा, इस वाले को बोलते हैं एफरेंट एर्टियोल। क्या बोलते हैं, एफरेंट एर्टियोल बोलते हैं। और एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये दिख रहा होगा, ये दोनों पाइप दिख रहा होगा,
इसको बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल। क्या बोलते हैं? इफरेंट एट्रियोल। इसको आप इंग्लिश में याद रखो तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। इसको एफरेंट एट्रियोल कहते हैं और एफरेंट और एफरेंट का थोड़ा सा वर्ड में डिफरेंस है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको इसका हिंदी पता है तो हिंदी सर्च करके देख लेना एक बार। मैंने तो ऐसे ही पढ़ा था इसको, ठीक है ना। तो इसको अगर आपको हिंदी जानना चाहते हो तो एक बार आप इसको सर्च करके देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो एफरेंट एट्रियोल जो साथियों हैं, इससे ही क्या है, जो ब्लड मैं बात कर रहा हूँ, जिस ब्लड को छनना है वो आपका इसी के द्वारा आएगा। पहले मैंने क्या बोला, किडनी के रेनल धमनी से आएगा। अब चूंकि नेफ्रॉन ही छानने का कार्य कर रहा है, किडनी नहीं कर रहा है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो छानने का कार्य कर रहा है, तो नेफ्रॉन में कहाँ से आएगा, ये आपका आता है एफरेंट एट्रियोल से आता है। बात क्लियर हुआ? समझ पा रहे बात को? क्वेश्चन पूछ देगा उस समय। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, इसको ध्यान से सुनिए। इसी तरह मैंने आपका जो हार्ट का पूरा फंक्शन समझाया था, मैंने कोई यहाँ पर कुछ लिखा वगैरह नहीं था, आपको डायरेक्ट मैंने समझाया था। जो वीडियो अच्छे से देखा उसको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा हार्ट कैसे कार्य करता है। तो वही बात यहाँ पर थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ब्लड आपका जिसको छनना वो कहाँ से आया, ये आपका इस मोटे वाले पाइप्स आया, और ये कहाँ घुसा, ये आपका घुसा बोमेन कैप्सूल में। कहाँ घुसा? बोमेन कैप्सूल में। तो साथियों ये आपका देखिए यहाँ पर क्या साथियों, आपका ये जो एफरेंट एट्रियोल आया, ये गुच्छे जैसी संरचना यहाँ पर बना लिया। ये क्या कर लिया? गुच्छे जैसी संरचना बना लिया। कौन? एफरेंट एट्रियोल। तो ये गुच्छे जैसी संरचना बना लिया। इसी गुच्छे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस गुच्छे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर साथियों यहाँ पर क्या है, ये ग्लोमेरुलस, फिर ये पाइप इसका आगे बढ़ता है, और ये जो एफरेंट एट्रियोल दिख रहा है, ये आपका पूरी रक्त वाहिनियों में ये क्या होता है? बट जाता है। इसी से साथियों वापस जो आपका जो रीएब्जॉर्प्शन वाला कार्य होता है, इसी में पूरा फैल के ब्लड में जाता है। समझ गए ना बात को? तो पहले क्या कार्य हुआ, फिर से बोल देते हैं, 50 बार बोलूँगा जब तक आपका क्लियर नहीं होगा। पहले ब्लड एफरेंट में आया, फिर साथियों आपका यहाँ पर एक गुच्छा बना लिया। अच्छा, इससे जो ब्लड है आपका वो कहाँ गया? बोमेन संपुट, ये बोमेन कैप्सूल में गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका ये साथियों ये जो आपका जो एफरेंट एट्रियोल आया था, ये फिर आपका क्या एक अलग सी संरचना बनाते हैं जिसको एफरेंट एट्रियोल कहते हैं। इतना तक बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उम्मीद है क्लियर है। अब जो ब्लड इससे जो ब्लड साथियों आया है ना, जो आपका ब्लड आया जिसको छन्ना है, इससे जो ब्लड आया, इसकी पाइप मोटी है। अब मोटी है तो यहाँ पर साथियों क्या होता है? रक्त का दबाव होता है। क्या होता है मेरे भाई? रक्त का दबाव, यानी कि जो ब्लड आ रही है वो थोड़ी सी स्पीड से आ रही है। ब्लड जो आ रही है थोड़ी सी क्या आ रही है? स्पीड से आ रही है। अब चूंकि ब्लड जो स्पीड से आ रही है, किस में आ रही है? ये आ रही है आपके बोमेन कैप्सूल में। किस में आ रही है? बोमेन कैप्सूल में आपकी ब्लड आ रही है। तो बोमेन कैप्सूल में साथियों क्या होता है? ये आपका ग्लोमेरुलस है। ये क्या है? ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? ग्लोमेरुलस है ना। ग्लोमेरुलस को बोमेन कैप्सूल ढक के रखा है, या उसके अंदर है, जो आप बोलिए, जैसे आप समझिए। तो ये ग्लोमेरुलस साथियों क्या करता है कि जो ब्लड में से चीज़ें आ रही है उसको छानेगा। क्या करेगा? छानेगा। यानी कि ये यहाँ पर बोले, यहाँ पर होगा निस्पंदन। क्या होगा? निस्पंदन होगा। कौन करेगा निस्पंदन? ये करेगा आपका निस्पंदन। कौन करेगा आपका? ये करेगा साथियों आपका ग्लोमेरुलस। एक मिनट, कौन करेगा आपका? ग्लोमेरुलस आपका निस्पंदन करेगा। लिख लो इस पॉइंट को, ग्लोमेरुलस निस्पंदन करेगा, ठीक है ना। निस्पंदन मतलब छानना। तो जो ब्लड इस एफरेंट इससे आया है, इसमें बोमेन संपुट में, तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस जो है ये क्या करेगा? क्योंकि रक्त का दबाव बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर है, तो इससे क्या है साथियों, ग्लोमेरुलस छान देता है। रक्त में से जो भी चीज़ें हैं एवरीथिंग ये छान देता है। चाहे बेकार, अब रक्त में तो हमेशा बेकार पदार्थ थोड़े हमेशा, अरे रक्त में बेकार पदार्थ रहता है, खाली यूरिया है और बढ़िया बढ़िया चीज़ नहीं है। रक्त के पास आयरन नहीं है, रक्त के पास लवण नहीं है, रक्त के पास आपका अमीनो अम्ल नहीं है, रक्त के पास आपका ग्लूकोज नहीं है, रक्त के पास प्रोटीन नहीं है। तो रक्त के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, आवश्यक तत्व भी है और बेकार पदार्थ भी है। हमें तो सिर्फ बेकार पदार्थ को छानना है। अब खून में से जो आपका है बढ़िया चीज़ को छान लीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। फिर वो खून आपका सभी कोशिका को कैसे पहुँचाएगा? जब आप बढ़िया चीज़ छानिए लीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ खून में से बेकार पदार्थ को आपको बाहर करना है, इसीलिए तो आपको हम छानने के लिए रखे हैं। तो हमें क्या करना है? तो ये ग्लोमेरुलस है ना, बढ़िया पदार्थ को भी खून से छान के आगे भेज देती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब लेकिन ये कर देती है तो क्या करेंगे? इसका उपाय फिर करना पड़ेगा। तो जो बढ़िया चीज़ को भी ये जो ग्लोमेरुलस छान देता है, फिर जो वापस जो बोमेन संपुट है ना, बोमेन संपुट से ये जो आगे नलिका आप जा रही साथियों, ये बोमेन संपुट से जो नलिका जा रही है, इस नलिका को साथियों कहते हैं पीसीटी। क्या कहते हैं? पीसीटी। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट से देखिए नलिका निकल रही है, कुंडली नुमा संरचना निकल रही है, इस नलिका कहते हैं पीसीटी। पीसीटी मतलब साथियों होता है, इसको लिख लो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। क्या होता है? इसको आप लिख लो, थोड़ा सा लंबा है, लिख देता हूँ मैं। प्रॉक्सिमल
स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूँगा सही लिखने का। इसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमेट कॉन्वोल्यूलेट ट्यूबल, शॉर्ट में इसको पीसीटी याद रखिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। पीसीटी फुल फॉर्म तो अगर क्वेश्चन आएगा तो फुल फॉर्म ऑप्शन में दिया रहेगा, तो पीसीटी याद रखिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूलेटेड ट्यूब। ये आपका बोमेन कैप्सूल से आगे बढ़ने के बाद मिलता है। अब सर इनका क्या काम है, इनका काम देखिए ना, इनका काम देखिए ना, इनका काम क्या है, अब जो इंपोर्टेंट पदार्थ ग्लोमेरुलस छान लिया है तो उसको वापस फिर क्या करेगा, बोमेन कैप्सूल उसको रखेगा ना। अब भाई इंपॉर्टेंट पदार्थ हमें थोड़ी छानना है, वापस जो उसमें इंपॉर्टेंट पदार्थ जो है उसको वापस क्या क्या करना है, उसका पुनः अवशोषण करना है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, हिंदी लिख देते हैं ना। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब हो गया निस्पंदन। सबसे पहले क्या हुआ, निस्पंदन हुआ। अब निस्पंदन का मतलब क्या, छानना, यानी कि ग्लोमेरुलस क्या किया, बहुत सारा चीज़ अच्छे पदार्थ भी छान लिया, बेकार पदार्थ को भी छाना और अच्छे पदार्थ को भी छाना। तो अच्छे पदार्थ, जो बेकार पदार्थ था उसको तो आगे बढ़ने देंगे, उसको क्या आगे बढ़ने देंगे, और संग्राहक नली में लाएंगे हम। जो संग्राहक नली है ये डायरेक्ट आपका पेल्विस में जाएगा, फिर आपका उससे मूत्रवाहिनी के द्वारा वो बाहर निकलेगा पेशाब के माध्यम से। तो जो अच्छा पदार्थ है उसको क्या करना, पुनः अवशोषण करना है ना, क्योंकि उनको हमें जरूरी है। ऐसे अगर अच्छा पदार्थ भी छान लेंगे तो शरीर में कमी हो जाएगी इस आवश्यक पदार्थों की। तो निस्पंदन के बाद होता है हमारा पुनः अवशोषण। क्या होता है, पुनः अवशोषण। क्या होता है, पुनः अवशोषण। और पुनः अवशोषण का साथियों कार्य है, ये जो बोमेन कैप्सूल के जो नलिकाएं निकल रही, नलिकाओं के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, पुनः अवशोषण कार्य नलिकाओं के द्वारा। निस्पंदन का कार्य होगा ग्लोमेरुलस के द्वारा, और जो पुनः अवशोषण कार्य है आपका बोमेन संपुट की नलिकाओं के द्वारा संपन्न होगा। समझ गए कि नहीं बात को। पुनः अवशोषण में क्या होगा, पुनः अवशोषण, अवशोषण मतलब पुनः सोख लेना, वापस उसको ब्लड में भेज दो। ब्लड से निकालना नहीं है, ब्लड से इंपॉर्टेंट पदार्थ निकाल लिया था ग्लोमेरुलस, पागल है उसको, दिमाग नहीं उतना ज़्यादा, उसको पता ही नहीं चला, उसको एकदम होश आवास में एकदम सब एकदम छान देना है, जोश में पूरा काम करना, सब चीज़ छान देना है। लेकिन बेचारा को पता नहीं था कि बढ़िया बढ़िया चीज़ भी हम छान लिए। तो बोमेन संपुट देखता नहीं, बेचारा गलती कर दिया है, चलो इसकी गलती को हम लोग सुधार देते हैं, पुनः अवशोषण कर लेते हैं, एक बार मौका देते हैं। लेकिन चोट्टा इतना हरामी है, बार यही गलती करता है, सब चीज़ छान लेता है हमेशा। और बोमेन कैप्सूल बेचारा काम करते रहता है, दोबारा एक ही काम दोबारा करते रहता है, ठीक है ना। तो खैर, तो जो आपका ये जो आगे जो नली निकला इसको क्या बोलेंगे, पीसीटी है ना, पीसीटी बोलेंगे। और ये क्या करेगा, जो आपका इंपॉर्टेंट पदार्थ जैसे जल है, जल को और आयन को, ये सब को क्या करेगा, ये वापस अवशोषित करके आपका ब्लड में भेज देगा, ठीक है ना। और फिर वापस ये जो नली आपको दिख रहा है, एक और नली, यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक नली को बोले पीसीटी। और अब फिर देखिए ये जो आपका पूरा दिख रहा है इसी टाइप का, इसको बोलेंगे हेनेले का लूप। क्या बोलेंगे, हेनेले का लूप हेनेले का लूप बोलेंगे, ठीक है ना। ये भी आपका अवशोषण का ही काम करता है। यानी कि बोमेन संपुट से जो भी यहाँ तक पूरा जो निकल रहा है, इस सब क्या करेगा, पुनः अवशोषण का कार्य करेगा। कोई आयन करेगा तो कोई जल करेगा, समझ गए ना, इस तरह से वो करेगा, कोई अमीनो अम्ल करेगा, इस तरह से। और फिर ये जो आपका पाइप दिख रहा है यहाँ पर, फिर से एक बार बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पाइप आपका पीसीटी, फिर यहाँ से यहाँ तक पाइप आपका हेनेले लूप एचपी बोलता हूँ, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये आपका साथियों होता है डीसीटी, आप बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, डीसीटी। यानी कि साथियों ये जल का अवशोषण करता है, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। जो आपका सब, जब आप पानी की मात्रा ज़्यादा, जब यहाँ पर पानी ज़्यादा ये छान देगा तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी शरीर में, है ना। तो पानी की मात्रा बिगड़ जाएगी ना, और संतुलित मात्रा हो जाएगी पानी की। तो संतुलित करने के लिए वापस ही क्या करता है, जल का अवशोषण करके ब्लड में भेज देता है। बस साथियों यही होता है। और जो बेकार पदार्थ है, जैसे आपका यूरिया हो गया, यूरिया क्या है, बेकार पदार्थ है। क्रिएटिन ये आपका क्या है, बेकार पदार्थ है ना, क्रिएटिन बेकार पदार्थ है। तो इन सबको संग्राहक नली में जाने देता है। यहाँ पर ये आपका देखिए, यहाँ पर लिखा है ना, कहाँ गया, नहीं लिखा है क्या, यहाँ पर नहीं लिखा है यहाँ पर। तो ये जो आपका नली दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं संग्राहक नली। क्या बोलते हैं, संग्राहक नली। यहीं पर आपका जो बेकार पदार्थ सब जमा हो जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे, इसी तरह से यहाँ पर आगे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, समझ गए। बस इसी तरह कार्य साथियों ये चलता रहता है। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, ये जो संग्राहक नली है आपका पेल्विस से जुड़ा रहता है, और फिर आपका वहाँ जो है मूत्रवाहिनी द्वारा पेशाब का निर्माण होकर बाहर वो चला जाता है। बस यही साथियों होता है, और कुछ भी इससे प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न सिंपल आएगा यहाँ पर कि सबसे पहले जो है ब्लड किस में घुसा, तो पहले घुसा एफरेंट एट्रियोल में, उसके बाद फिर वो क्या बना, उसके बाद वो बना आपका ग्लोमेरुलस बना, और ग्लोमेरुलस आगे डिवाइड होकर एफरेंट एट्रियोल बना। और यही साथियों अगर अलग अलग आपका जो है, जो आपका है क्या बोलते हैं, रक्त वाहिकाएँ बनती हैं। अब और पूछेगा
कि जो है कितने चरणों में संपन्न होता है पेशाब का बनना। तो 3 चरणों में। सबसे पहले निस्पंदन, और उसके बाद साथियों आपका क्या होगा, बेकार अच्छे पदार्थ को छान लिया, उसको क्या करेगा, फिर से पुनः अवशोषण, क्या करेगा, पुनः अवशोषण। उसके बाद साथियों होता है सिक्रेशन, यानी कि श्रवण, यानी कि जो अवशोषण किया उसको वापस से स्राव करो, यानी पेशाब का स्राव करो, है ना, सिक्रेश करो। तो इस 3 चरणों में साथियों आपका जो है यूरिन का निर्माण होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देख लेते हैं कि पादप में जो है कैसे वो पौधे जो वो कैसे उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालते हैं। एकदम साथियों सिंपल चैप्टर, मैंने आपको सिंपल पहले ही बोल दिया था, ठीक है ना। ये देखिए एनसीईआरटी का ही मैंने सीधा पॉइंट ले लिया है, एकदम बढ़िया बात ये बोला, इसलिए कोई ऐसा पॉइंट इसमें है नहीं जो आपको समझ नहीं आया। पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तका में संचित किया जा सकते हैं, यानी कि साथियों आपका जो है जो आपका पौधा जो उत्सर्जित पदार्थ कोशिका रिक्तका में भी क्या कर सकता है, वो जमा कर सकता है। अब रिक्तका आपको पता है ना, अब बता, ये सब हमको बताने की जरूरत है जी। रिक्तका कौन रसधानी कहते हैं, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाते, वैक्यूल से आपको बिल्कुल पढ़ाते हैं, जो शुरू से देखा है कोशिका चैप्टर उसको याद होगा। और कहा है, अच्छा कोशिका रिक्तका में जमा करता है किस रूप में, ये करता है आपका गोंद के रूप में। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, जैसे स्तनधारी हो तो यूरिया के रूप में करेगा, वही तरह साथियों यहाँ पर जो है पौधा आपका गोंद के रूप में, रेजिन के रूप में आपका क्या करता है, ये संचित कर लेता है। क्या करता है, संचित मतलब जमा। ये जो गोंद दिख रहा है ना और रेजिन दिख रहा है ना, ये सारे क्या है, ये आपके पौधे के उत्सर्जित पदार्थ हैं। पौधे के ये क्या है, उत्सर्जित पदार्थ। देखते होंगे कि पौधा के जब कभी कभी तना छूते होंगे तो लट्ठा थोड़ा सा चिपकता हुआ आपको एकदम दिखता होगा, तो वो सारे क्या है, वो सारे आपके उत्सर्जित पदार्थ हैं पौधों के, समझ गए ना। तो बस आप क्वेश्चन इसमें क्या आएगा कि पौधे अपना अवशिष्ट पदार्थ कहाँ जमा करते हैं, तो कोशिका रिक्तका में करते हैं। बस सिंपल आपको इसमें साथियों ध्यान रखना है। और क्या लिखा है, गोंद या रेजिन के रूप में गिरती पत्तियों द्वारा दूर किया जा सकता है, ये अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर सके। और जो पत्ता जो पौधा से गिर रहा है तो वो भी एक तरह से क्या उत्सर्जित पदार्थ ही है, मतलब उत्सर्जित पदार्थ पत्ता नहीं हो गया, जो पत्ता बूढ़ा हो गया पक गया वो क्या करेगा, गिर ही जाता है ना, मिट्टी में मिल जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, वो सिंपल है, समझ गए बस। और क्या ही कुछ में अलग से कुछ पढ़ाने की जरूरत इसमें है नहीं। जो आपका मेन था वृक्क था, इसमें मैंने पहले ही बोल दिया था, किडनी ही इसका 95% टॉपिक कवर करता है उत्सर्जन तंत्र का, जो कि मैंने आपको खत्म कर दिया। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, करेंगे रिवीजन, प्रैक्टिस MCQ करेंगे प्रीवियस से, ठीक है ना।